फ्रेंड्स, दिस इज़ आदर्श एंड वेलकम टू आदर्श रिसर्च सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो हम इंट्रोडक्शन की पहले बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 है ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर क्या है देखते हैं। किसी भी प्रक्रम के विकास के लिए ऊर्जा बहुत ही उपयोगी होती है। मनुष्य के सारे क्रियाकलाप ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी कार्य को उसे करना है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य सारी अपनी ऊर्जा जो होता है वो भोजन से प्राप्त करता है, ठीक है। किसी भी देश के विकास और सभ्यता की दर मनुष्य के द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा को मापकर की जाती है। भाई, जो विकास है किसी देश का या फिर उसकी सभ्यता है, तो ऊर्जा की मात्रा को मापकर ही उसका आकलन किया जाता है। हमें ऊर्जा विभिन्न रूपों में मिलती है, जैसे वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी, और नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी आदि, ठीक है। हमें ऊर्जा विभिन्न प्रकार के रूपों में मिलती है, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद क्या है, ऊर्जा की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। संसार के जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति कुछ ही सालों में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का मतलब है जो पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन वगैरह है, ये सब क्या है, कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और ऊर्जा की खपत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कृत्रिम गैस आदि बढ़ती ही जाएगी। तो भाई, आगे आने वाला जो समय है ना, उसमें जो डिमांड है एनर्जी की वो बढ़ने ही वाली है। तो एनर्जी की जब डिमांड बढ़ेगी तो एनर्जी सोर्सेस की डिमांड बढ़ेगी। तो उसमें कोयला है, पेट्रोल है, भाई कोयले से बिजली बनती है, ठीक है। और जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसके कारण एनर्जी की डिमांड होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड होगी, तो कोयले से एनर्जी बनेगी, तो कोयले की खपत बढ़ेगी, ठीक है। पेट्रोलियम, जो कि आज सबसे बड़ा संकट है कि कुछ ही सालों के बाद ये पेट्रोल जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम गैस, ठीक है, आदि बढ़ती ही जाएगी। भाई देखो, डिमांड बढ़ती ही जाएगी, जिससे ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो जाएगा। कुछ समय बाद ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, तो भाई ऊर्जा तो संकट तो उत्पन्न होना ही होना है। इस संकट को दूर करने के लिए हमें ऊर्जा दूसरे स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा। भाई, इनका कहने का मतलब यही है कि अगर ये संकट को दूर करना है तो हमें इन सोर्सेस पर ना डिपेंड होकर अन्य सोर्सेस को खोजना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसलिए हमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स। अभी मैं आपको रिन्यूएबल सोर्स के बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। बायोमास ऊर्जा, ठीक है। पशुओं का गोबर है, जब तक पशु रहेंगे पृथ्वी पर तब तक उनका गोबर मिलता रहेगा और उस ऊर्जा का उपयोग हम करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है पवन ऊर्जा, ठीक है, विंड एनर्जी, हवाएं हमेशा चलती रहेंगी और उसका ऊर्जा का उपयोग हम करते रहेंगे। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, पृथ्वी के अंदर चट्टानों के मैग्मा के द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ही जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आदि से उत्पादन को बढ़ाना होगा। भाई, इन जो सोर्सेज हैं जैसे सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, बायोमास ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और जियोथर्मल एनर्जी है या विंड एनर्जी है, ठीक है। इन सबसे क्या होगा, हमें ऊर्जा कंजप्शन बढ़ाना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ किसका, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, ठीक है। कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। भाई, संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि ऊर्जा की डिमांड बढ़ रही है, तो ठीक है। तो ऊर्जा की डिमांड बढ़ने के कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न हो रहा है और ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं भाई एनर्जी सोर्सेज होते क्या हैं आखिर, ठीक है। तो एनर्जी सोर्सेज की अगर बात करें यानी कि ऊर्जा के स्रोत, तो क्या है, प्रकृति में उपस्थित वे सभी पदार्थ जिनके द्वारा हमें किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें एनर्जी सोर्सेज या ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे की बात करें तो सूर्य है, ठीक है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है। इन सबसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये क्या है, एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। अब एक नोट में आप ये लिख लीजिए कि विश्व में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। भाई, पूरे विश्व की बात की गई है कि सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सन है, सूर्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में, उस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज के बारे में, ठीक है। क्या है, पहली एनर्जी सोर्स क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, इसे हिंदी में कहते हैं,
ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है उस पर फोकस करते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो या तो प्रकृति में पाए जाते हैं या तो प्रकृति में उपस्थित होते हैं, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज या प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे एनर्जी सोर्स जो प्रकृति में पहले से उपस्थित हों, ठीक है, या प्रकृति में बाद में स्वतः उत्पन्न हो जाएं, ठीक है, ऐसे एनर्जी सोर्स को क्या कहेंगे हम, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस कहेंगे। जैसे लकड़ी, भाई लकड़ी क्या, पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद आप लगाएंगे अगर दूसरा पौधा तो वो बड़ा होकर जो है लकड़ी प्रदान करेगा। ठीक है, कोयला, ठीक है, कुछ समय बाद कोयला बनता है और कोयले को ज़्यादा दिन तक रखने से ये हीरे में परिवर्तित होता है। ठीक है, उसका डीजल है। डीजल एक्चुअली क्या है, डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। और पेट्रोलियम क्या है, करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के उथल पुथल के फलस्वरूप, भाई जब पृथ्वी उथल पुथल हुआ होगा करोड़ों वर्ष पूर्व, वैज्ञानिकों के अनुसार यह मत है कि तो जो है जीव वनस्पतियाँ हैं और जो जीव हैं वो पृथ्वी में दब गए थे। ठीक है, उनके दबने के कारण उनके बीच अनेक प्रकार की रासायनिक क्रिया हुई, उस कारण से पेट्रोलियम बना और उसी पेट्रोलियम के आज हम निकाल कर डीजल, पेट्रोल और गैस और केरोसिन आदि प्राप्त करते हैं। और जब इवन गैस वो क्या कहते हैं उसे, ग्रीस भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसका क्या, बायोमास आदि, ये तो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हो गए। ठीक है, जो पृथ्वी में पाए जाते हैं या पृथ्वी में उपस्थित होते हैं। ठीक है, बायोमास क्या है, गाय के गोबर से प्राप्त होता है या फिर भैंस के या जंतुओं के गोबर से, गोबर ही है बायोमास। ठीक है, बायोमास के अंतर्गत लकड़ी भी आती है। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज यानी कि द्वितीयक एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, तो क्या ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज से प्राप्त किया जाता है उन्हें सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, या फिर वो कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज वे एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, जैसे प्राइमरी एनर्जी सोर्स चेंज इनटू सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। ठीक है, जैसे कोयला, कोयला क्या है, पृथ्वी में पाया जाता है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या पृथ्वी में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, तो कोयले से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनाई गई है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये क्या है, सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अलग प्रकार के ऊर्जा स्रोत के बारे में। ठीक है, तो भाई अगली स्लाइड पर जाते हैं। ये है, अब हम अपने क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज यानी ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण किस प्रकार से है वो हम बात कर देते हैं। एक है एनर्जी सोर्सेज, भाई यही तो है एनर्जी सोर्स जिसका हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल यूज यानी कि परंपरागत रूप से जो प्रयोग किया जा रहा है उसके आधार पर एक है, और दूसरा है बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी मतलब कि जो लंबे समय तक उपस्थित रहे उसके आधार पर है। ठीक है, तो जो बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज यानी कि परंपरागत रूप से प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो एक है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, एक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यानी अपरंपरागत एनर्जी सोर्सेज। अभी हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी मीन्स इसका मतलब ये है कि जो लंबे समय तक उपस्थित हों, हमें मिल सकें, उनके आधार पर क्या है। एक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मतलब कि जो कभी नष्ट ही ना हो, रिन्यू हो जाते हों, ऐसे एनर्जी सोर्स। ठीक है, और दूसरे कौन से, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, जो समय के साथ नष्ट हो जाते हों, ऐसे एनर्जी सोर्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिफिनेशन की कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो समय के साथ साथ नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात जो समय के साथ साथ रिन्यू हो जाते हैं, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर इस सब्जेक्ट का आपका नाम, ये ही आपका सब्जेक्ट है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके अंतर्गत यह हम पढ़ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, इसे अच्छे ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, सोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो समय के साथ साथ रिन्यू हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। जैसे सोलर एनर्जी, अब एग्जांपल की हम बात करते हैं। एग्जांपल में क्या है, सोलर एनर्जी।
ठीक है। सूर्य की एनर्जी, जब तक सन रहेगा पृथ्वी रहेगी तब तक एनर्जी मिलती रहेगी। तो इसका अर्थ है विंड एनर्जी, हवाएं हमेशा चलती रहेंगी और उसकी एनर्जी हमें मिलती रहेगी। जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं पिघली हुई, उसे मैग्मा कहते हैं और मैग्मा से ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये भी पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक ये ऊर्जा मिलती रहेगी। उसके बाद क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पानी से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, पानी हमेशा रहेगा, ग्लेशियर बनते रहेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियाँ बनेंगी और नदियों का कारण हम डैम बना के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते रहेंगे। तो ये भी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइड एनर्जी। ठीक है, ईटीसी। टाइड एनर्जी का होता है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है भाई, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आता है तो समुद्र के जो पानी होता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिस कारण समुद्र का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, और इसकी एनर्जी जो होती है उसे टाइड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की अपने। ये है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। भाई अभी हमने पढ़ा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। भाई उसमें क्या था कि जो समय के साथ नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, अर्थात समय के साथ साथ रिन्यू नहीं होते हैं। ऐसे एनर्जी सोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। जैसे कोल एनर्जी, कोयला, ये ख़त्म हो गया तो दोबारा रिन्यू नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तो ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो रहा है। ऑयल एनर्जी, ठीक है, गैस एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। भाई न्यूक्लियर जो रिएक्टर के लिए जो ईंधन है, ठीक है, वो एक सीमित है मात्रा में है, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो क्या, ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या है, एक दिन ख़त्म ही होना है इसे, तो इसलिए ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो परंपरागत रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या परंपरागत एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारे परंपरागत रूप से हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जो बीत गई जो पीढ़ी है, वो भी उन ऊर्जा सोर्सेज का प्रयोग कर रही थी और हम भी उस ऊर्जा स्रोत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज का कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, बायोमास आता है। जैसे लकड़ी, पेड़ पहले थे, उसकी ऊर्जा का हम उपयोग करते थे खाना बनाने के लिए। ठीक है, आज भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब फिर लकड़ी को जलाकर कोयला प्राप्त करके एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। उसके बाद पशुओं के गोबर के उपले, भाई पशुओं के द्वारा गोबर प्राप्त होता है, उससे उपले बनाते हैं और उसका उपयोग फर्दर हम यूज करते हैं एनर्जी प्राप्त करने में, हीट एनर्जी से प्राप्त कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की अपने। ठीक है, जो कि है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो परंपरागत रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि पहले नहीं प्रयोग किए जाते थे लेकिन अब उनका प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं या फिर ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे विंड एनर्जी। ठीक है भाई, विंड एनर्जी का प्रयोग हम पहले नहीं करते थे, ना तो टरबाइन, तो हमारी प्रौद्योगिकी जो है विकसित नहीं थी जिससे हम हवा के द्वारा एनर्जी प्राप्त कर सकें, इसलिए इसका उपयोग आधुनिक काल में किया गया है। ठीक है, तो उसका टाइड एनर्जी, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा तो पहले भी आता था लेकिन उसकी ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उसका जियोथर्मल एनर्जी, ईटीसी। ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है। उसके बाद में एक और प्रकार की एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, वो क्या है, कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, अब कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बाज़ार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज का मतलब ये है कि जो बाज़ार में एक निश्चित कीमत पर मिल जाए। ठीक है, जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल आदि, ये सब क्या है, बाज़ार में मिलते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल टंकी में मिलता है। ठीक है, लकड़ी, कोयला, ठीक है, ये कोयल
ला कर लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। अब नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बाज़ार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, या फिर नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। मतलब कि जो बाज़ार में एक कीमत निश्चित कीमत पर उपलब्ध ना हो, ठीक है, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, भाई सोलर एनर्जी जो है उसको क्या खरीद सकते हो? संभव नहीं है खरीदना। विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी को क्या खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। टाइड एनर्जी, ज्वारी ऊर्जा, उसको क्या खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता। तो ये क्या नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो ये पहला चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। अगर ये आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो पेपर में 5 नंबर जो हैं आपके फिक्स हैं एकदम, ठीक है। 5 नंबर एकदम फिक्स हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, पिछले साल भी आया था, ठीक है। तो भाई ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और मेरा सपोर्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक भैया।